Good morning, students. In the running topic of surface chemistry, today we will study about the properties of colloidal solutions. Before this, we have completed till the purification of colloidal system, and the last topic was ultracentrifugation. So let's see the properties of physical properties. First one is heterogeneous nature. जो colloidal solutions होते हैं, colloidal solutions are heterogeneous in nature and they consist of two phases, that is dispersed phase and the dispersion medium. Second one is stable nature, and the colloidal solutions are quite stable. Their particles are in a state of motion and do not settle down at the bottom of the कंटेनर. इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर में नीचे की तरफ नहीं बैठते हैं. इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में रहते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ फिल्टरेबिलिटी. colloidal particles are readily passed through the ordinary filter papers. However, they can be retained by the special filters known as ultra filters or parchment paper. Parchment paper के द्वारा ये पास नहीं होते हैं. सेकेंड वन इज़ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. पहली फर्स्ट हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़. द सेकेंड वन इज़ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ लाइक relative decrease in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure are smaller than expected. ठीक है जी. and for a given colloidal solution the number of particles will be very small as compared to the true solution. These are the colligative properties of colloids. and the third one is mechanical properties. mechanical properties में सबसे पहले आता है आपका ब्राउनियन मोशन, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. रॉबर्ट ब्राउन ए बॉटनिस्ट डिस्कवर्ड इन 1827 दैट द पॉलन ग्रेन्स सस्पेंडेड इन वाटर. जैसे ही जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको हम वाटर के अंदर सस्पेंड करते हैं, डू नॉट रिमेन एट रेस्ट. वो रेस्ट में नहीं रहते हैं बट मूव अबाउट कंटिन्यूसली एंड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन. वो जैसे ही हम पॉलन ग्रेन को वाटर के अंदर सस्पेंड करते हैं, वो उनकी जो क्या नोट किया गया, रॉबर्ट ब्राउन ने नोट किया कि वो तुरंत रैंडम मोशन करने लगते हैं सभी दिशाओं में. एंड लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व दैट कॉलोइडल पार्टिकल्स आर मूविंग एट रैंडम इन ए जिगजैग मोशन. और बाद में ये देखा गया कि इन कॉलोइडल पार्टिकल्स, जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं जिगजैग मोशन के अंदर लगातार मूव करते रहते हैं, इसलिए इस मोशन को ब्राउनियन मोशन के नाम से जाना जाता है. And the molecules of dispersion medium are constantly colloiding with the particles of the dispersed phase, and it was stated was Wiener in 1863 that the impact of तो इनको डिस्कवर किया था वियनर ने 1863 में. दैट द इम्पैक्ट्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स आर अनइक्वल. कि जो डिस्पर्सन मीडियम के अंदर इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, उनका प्रभाव अनइक्वल होता है. एंड दस कॉजिंग ए जिगजैग मोशन ऑफ द डिस्पर्सल फेज पार्टिकल्स. इसलिए वो कैसी मोशन बनाते हैं, जिगजैग मोशन बनाते हैं. एंड द ब्राउनियन मूवमेंट एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन कॉलोइडल पार्टिकल्स. ब्राउनियन मोशन के द्वारा क्या एक्सप्लेन किया गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को भी एक्सप्लेन किया गया एक्टिंग ऑन कॉलोइडल पार्टिकल्स, जो कॉलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर कार्य करती है. दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू कॉलोइडल सोल्स बाय नॉट अलाउइंग देम टू सेटल डाउन. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन. द सोल पार्टिकल means the colloidal particles diffuse from higher concentration to the lower concentration region. However, due to bigger size they diffuse at a lesser speed. अगर इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है तो इनका डिफ्यूज़न कम स्पीड से होता है. नेक्स्ट सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन मीन्स द colloidal particles settle down under the influence of gravity at a very slow rate. कि सेडिमेंटेशन का मतलब है अगर बीकर के अंदर हमने कॉलोइडल पार्टिकल का सॉल्यूशन बनाया है, जैसे मिल्क ले लें, दूध ले लें, तो जो दूध के पार्टिकल हैं वो बीकर में नीचे की तरफ नहीं बैठेंगे. दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन. एंड दिस फिनोमिना इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिकुलर मास ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स. अब अगर वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं
तो भले ही बैठ जाएं, लेकिन माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं तो वो नीचे बीकर के अंदर नहीं बैठते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ टिंडल इफेक्ट, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और कई बार टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हेन लाइट पासिस थ्रू ए कॉलोइडल सॉल्यूशन, जब हम लाइट को पास करते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन से, इट्स पाथ बिकम्स विजिबल, इसका जो पाथ है वो विजिबल होता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लाइट के पार्टिकल क्या करते हैं, इसकी लाइट स्कैटर कर जाते हैं, उसके पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल के द्वारा वो लाइट क्या कर जाती है, बिखेर दी जाती है। इसी घटना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एंड दिस फिनोमिना वाज स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय टिंडल। द इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ बीम इज़ कॉल्ड टिंडल कोन, और जो इल्यूमिनेटेड पाथ उसके ऊपर बनता है उसको टिंडल कोन कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। एंड इन लायोफोबिक कॉलॉइड्स, यानी जो लायोफोबिक कॉलॉइड्स होते हैं, the differences is appreciable and therefore the Tyndall effect is well defined। यानी लायोफोबिक कॉलॉइड्स के लिए टिंडल इफेक्ट को अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है। बट इन लायोफिलिक कॉलॉइड्स द डिफरेंसेस इज़ वेरी स्मॉल एंड टिंडल इफेक्ट इज़ वेरी वीक। तो ये भी आप पॉइंट नोट करके रखेंगे कि टिंडल इफेक्ट लायोफोबिक कॉलॉइड्स अच्छे से शो करते हैं। एंड द टिंडल इफेक्ट कन्फर्म्स द हेट्रोजीनस नेचर ऑफ द कॉलोइडल सॉल्यूशन। और ये टिंडल इफेक्ट के कारण से ही वैसे तो ये सॉल्यूशन देखने में होमोजीनियस नज़र आते हैं, लेकिन इनकी हेट्रोजीनस प्रकृति का पता लगता है। एंड द टिंडल इफेक्ट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। हम टिंडल इफेक्ट को किसके द्वारा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा भी मेज़र कर सकते हैं। एंड द सम एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट्स आर एज, फर्स्ट वन इज टेल ऑफ comets is seen as a Tyndall cone due to the scattering of light by the tiny solid particles left by the comet in its path। टेल ऑफ कॉमेट, धूमकेतु की जो पूंछ होती है वो हमें कैसी नज़र आती है, टिंडल कोन, किसके कारण से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं कॉमेट के, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसके कारण से ये हमें टिंडल कोन के रूप में नज़र आती है। एंड ड्यू टू स्कैटरिंग द स्काई लुक्स ब्लू, ठीक है जी, स्कैटरिंग के कारण से जो आसमान हमें कैसा नज़र आता है, नीला नज़र आता है। एंड द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन द सी इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। एंड विजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्टर पाथ एंड सर्कस लाइट। एंड नेक्स्ट वन इज़ विजिबिलिटी ऑफ शार्प रे ऑफ सनलाइट पासिंग थ्रू ए स्लिट इन डार्क रूम। अगर एक डार्क रूम के अंदर बैठे हुए हैं और एक छिद्र से, स्लिट मीन्स एक छोटा सा छेद, उससे प्रकाश अगर कमरे के अंदर आता है तो हमें उसके अंदर उस लाइट में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब नज़र आते हैं। दिस वन इज़ द अदर एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। और जब फॉग पड़ रहा होता है तो गाड़ी की हेडलाइट उसके ऊपर पड़ती है, तो वो जो उसके बीच में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो भी सब क्लियरली नज़र आते हैं। दिस वन इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। Now next one is electrical property of colloids. The first one is electrophoresis, that is the most important phenomena, and the phenomena of movement of colloidal particles under an applied electric field is called electrophoresis. If the particles accumulate near the negative electrode, the charge on the particles is positive. अगर ये negative electrode की तरफ accumulate करता है तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ एक्यूमुलेट करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव होता है। एंड द एपरेटस कंसिस्ट ऑफ यू ट्यूब विद 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स इन ईच लिम्ब। व्हेन electrophoresis of a soul is carried out without stirring, the bottom layer gradually becomes more concentrated, while the top layer, which contain pure and concentrated colloidal solutions, may be decanted, and this is called electrodecantation and is used for the purification as well as for concentrating the soul. Next one is
The reverse of electrophoresis is called sedimentation potential और Dorn effect. जो रिवर्स प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का उसको सेडिमेंटेशन पोटेंशियल कहते हैं या डॉर्न इफेक्ट कहते हैं. ठीक है जी. क्या होता है? द सेडिमेंटेशन पोटेंशियल इज सेट अप व्हेन ए पार्टिकल इज फोर्स्ड टू मूव इन ए रेस्टिंग liquid. This phenomena was discovered by Dorn and is also called Dorn effect. इस phenomena को डॉर्न ने खोजा था इसलिए इसको डॉर्न इफेक्ट कहते हैं. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी. पहला हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकेंड है आपका इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी. ठीक है जी. दैट इज electrical properties of colloids can also be explained by electrical double layer theory, and according to this theory a double layer of ions appear at the surface of the solid. The ion preferentially adsorbed in is held in fixed part and imparts charge to colloidal particles. यानी क्या करते हैं, जो आयन उसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं वो क्या बना देते हैं, उसको कॉलोइडल पार्टिकल्स को चार्ज करने में भाग लेते हैं. एंड द सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए डिफ्यूज्ड मोबाइल लेयर ऑफ आयंस. दिस सेकेंड लेयर कंसिस्ट ऑफ बोथ द टाइप ऑफ चार्जेस एंड द नेट चार्ज ऑन द सेकेंड लेयर इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑन द फिक्स्ड पार्ट. यानी दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है. The existence of opposite sign on fixed and diffuse parts of the double layer leads to appearance a difference of potential known as zeta potential और electrokinetic potential. यानी इन दोनों के बीच में इनके पोटेंशियल डिफरेंस में जो डिफरेंस आता है उसको जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं. नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एम्प्लॉयड द पार्टिकल्स मूव. तो वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है. Next property is electroosmosis. In it, the movement of the dispersed particles are prevented from moving by semi-permeable membrane. यहाँ पर dispersed particle को semi-permeable membrane के द्वारा रोका जाता है, उसको electroosmosis कहते हैं. And it is phenomena in which dispersion medium is allowed to move. यहाँ पर dispersion medium क्या करता है, move करता है under the influence of an electrical field, whereas colloidal particles are not allowed to move. जो colloids के particle होते हैं वो move नहीं करते. And the existence of electroosmosis has suggested that when liquid forced through a porous material or a capillary tube, a potential difference is set up between the two sides called as streaming potential. So the reverse of electroosmosis is called streaming potential. जो reverse होता है electroosmosis का उसको streaming potential कहते हैं. Now origin of the charge on the colloidal particles, that is also a important topic. The origin of charge on the sole particle is most cases is due to the preferential adsorption of either पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स ऑन देयर सरफेस. वो किसकी वजह से बनता है, जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं वो उसकी सरफेस के ऊपर जाकर एड्जॉर्ब करते हैं. द सोल पार्टिकल्स और द कॉलोइडल पार्टिकल्स एक्वायर इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रेंज. ये किस तरीके से चार्ज को गेन करते हैं. द फर्स्ट वन इज ड्यू टू The first one is due to the dissociation of the surface molecule. कुछ colloidal particles डेवलप करते हैं इसको इलेक्ट्रिक चार्ज को किसके कारण से, ड्यू टू द डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल. एंड द चार्ज ऑन द colloidal particle is balanced by the oppositely charged ions in the sole. For example, an aqueous solution of soap, sodium palmitate, which dissociate into ions H. Sodium palmitate, the formula is C15H31CONa, have two types of ions, stearate ion और sodium ion. तो cation होते हैं sodium ion pass into the solution, while the anions stearate ion have a tendency to form aggregate due to weak attractive forces present in the hydrocarbon chain. And the second one is दूसरा किससे obtain करते हैं, due to frictional electrification. It is believed that the frictional electrification due to the rubbing of the dispersed phase
particles with that of dispersion medium results in some charge on the colloidal particles, and the dispersion medium must also get some charge because of the friction. यानी फ्रिक्शन के कारण से भी colloidal particle के ऊपर चार्ज आता है. Since it does not carry any charge, the theory does not seem to be correct. Next one is due to selective adsorption of ions. The particles constituting the dispersed phase adsorb only those ions preferentially which are common with their own lattice ions. For example, when a small quantity of silver nitrate, that is formula is AgNO3, solution is added to a large quantity of potassium iodide, that is Ki. The colloidal particles of silver iodide adsorb iodine from the solution to become negatively charged. यहाँ से क्या करेगा कि जो सिल्वर पोटेशियम आयोडाइड है, colloidal particle of silver iodide adsorb iodine solution from the solution to become negatively charged. तो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होगा. एट दिस स्टेज पोटेशियम आयोडाइड इज इन एक्सेस. यहाँ पर हमें पोटेशियम आयोडाइड अधिक मात्रा में लेना होगा. इक्वेशन होगा AgI + I- इज इक्वल टू AgI × I-, यानी कॉलिगेटिव पार्टिकल बन जाएगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा. बट व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, अगर हम यहाँ पर क्या लें, पोटेशियम आयोडाइड की कम मात्रा लें, द सॉल्यूशन इज एडेड टू ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा अधिक लें, तो कॉलोइडल सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स एड्जॉर्ब सिल्वर आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा फ्रॉम द सॉल्यूशन टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज. और कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. ठीक है जी. AgI + Ag+, यहाँ से सिल्वर आयन को ये क्या कर लेगा, ले लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा, और क्या बनाएगा, कॉलोइडल पार्टिकल बनाएगा, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. नाउ नेक्स्ट वन इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल, यानी इसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज द कॉलोइडल सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड्स. तो पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइड्स के एग्जाम्पल हैं आपके मेटल सल्फाइड्स, जैसे एंटीमनी सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड. मेटल डिस्पर्शन कर लेंगे हम किसका, AgAuPt, यानी जो नोबल मेटल्स होते हैं, और एसिड डाइज ईओसिन, कॉन्गो रेड एंड सोल ऑफ स्टार्च, गम्स, गोल्ड और जिलेटिन. जबकि पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइड्स होते हैं मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, बेसिक डाइज जैसे मिथाइलिन ब्लू, हीमोग्लोबिन और सल्फर सोल. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि ये कभी कभी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं. नाउ stability of the colloidal solution. Colloidal solution और sols are thermodynamically unstable. Stability की यदि बात करें तो ये कैसे होते हैं, unstable होते हैं. Tend to separate out on long standing due to the van der Waals attractive force. However, sols tend to exhibit some stability due to, number first, stronger repulsive forces between the similarly charged particles, and the second one is particle solvent interaction. Due to strong particle solvent dispersion medium interaction, the colloidal particles get strongly solvated. Now, what is coagulation or flocculation or precipitation? The phenomena of the precipitation of a colloidal solutions by the addition of excess of an electrolyte is called coagulation और flocculation. इसको क्या कहते हैं, coagulation या flocculation कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, colloidal solution के अंदर excess मात्रा में electrolyte को ऐड करते हैं. And the coagulation of lyophobic sols can be carried out by following methods. The first one is electrophoresis. Second one is by mixing two oppositely चार्ज सोल्स, एंड द थर्ड वन इज़ बाई बॉइलिंग, गर्म करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं, फ्लॉकुलेट कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं. एंड द फोर्थ वन इज़ बाई परसिस्टेंट डायलाइसिस, एंड द फिफ्थ वन इज़ बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड द सिक्स्थ वन इज़ हार्डी-सूल्ज रूल, एंड द सेवन्थ वन इज़ कोएगुलेशन और फ्लैकुलेशन वैल्यू. ठीक है जी. इसमें हार्डी-सूल्ज लॉ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्लियर. तो पहला है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस,
In electrophoresis, the colloidal particles move toward oppositely charged electrode. When these come in contact with the electrode for long, these are discharged and precipitated. ये क्या हो जाते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट कर जाते हैं. सेकेंड, बाई मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल. अगर हम दो अपोजिटली चार्ज सोल्स या कॉलोइडल सॉल्यूशन को एक साथ मिला देते हैं तो भी उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है. क्लियर. एंड द नेक्स्ट वन इज़ बाई बॉइलिंग. हमें अगर कॉलोइडल सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं तो जो एब्जॉर्ब लेयर होती है डिस्ट्रीब्यूट करती है ड्यू टू इंक्रीज्ड कोलिजन with the molecules of dispersion medium. This reduces the charge on the particle and ultimately they settle down to form a precipitate. यानी गर्म करके भी बॉयल करके भी हम उसको प्रेसिपिटेट बना सकते हैं. नेक्स्ट वन इज बाई persistent dialysis. On prolonged dialysis, the traces of the electrolyte present in the soul are removed almost completely and the colloids become unstable. यानी डायलिसिस के द्वारा भी हम उसके अंदर जो क्या होती है ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करके उसको अनस्टेबल कर सकते हैं. एंड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है जी. द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज कॉलोइड्स बियर सम चार्ज. व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू सोल, जैसे किसी इलेक्ट्रोलाइट को कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है, द कॉलोइडल पार्टिकल्स टेक अप आयंस कैरिंग अपोजिट चार्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट. तो उस इलेक्ट्रोलाइट से उस आयन को ले लेंगे जिसके ऊपर अपोजिट चार्ज होगा. एज ए रिजल्ट their charge gets neutralized and this causes the uncharged particle to come closer and to get coagulated or precipitated. For example, if barium chloride solution is added to antimony sulfide solution, the barium ion are attracted by the negatively charged soul particles and their charge gets neutralized and this leads to coagulation. Next one is Hardy-Sulz rule. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर हार्डी-सुल्ज़ रूल को हार्डी-सुल्ज़ लॉ को पूछा गया है. अकॉर्डिंग टू दिस, द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन, यानी जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी एक्टिव आयन के ऊपर और फ्लॉकुलेटिंग आयन, जो आयन प्रेसिपिटेट कर रहा है फ्लॉकुलेट कर रहा है, ग्रेटर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर. तो उसकी जो पावर है कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है. इसका मतलब क्या है? द आयंस कैरिंग द चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ सोल पार्टिकल्स आर इफेक्टिव इन कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ द सोल एंड कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयंस. यानी जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा वो उतनी ही उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी. कोएगुलेटिंग पावर होगी. द फॉर एग्जाम्पल कोएगुलेट्स नेगेटिव सोल ऑफ एंटीमनी सल्फाइड, एंटीमनी आर्सेनिक सल्फाइड. एंटीमनी का सिंबल ऊपर भी मैंने इसको क्या बोला है? एंटीमनी नहीं आर्सेनिक सल्फाइड है. AS2S3 इज द आर्सेनिक सल्फाइड. जहाँ भी मैंने इसको एंटीमनी बोला है वो गलत है. एंटीमनी का सिंबल Sb होता है, तो इसको पॉइंट आउट कर लेंगे. आर्सेनिक सल्फाइड है. द कोएगुलेशन पावर ऑफ डिफरेंट कैटायन हैज़ बीन फाउंड टू डिक्रीज इन ऑर्डर एज. देखो जी, एल्यूमिनियम के पास सबसे ज़्यादा चार्ज है इसलिए इसका कोएगुलेशन वैल्यू ज़्यादा होगा. देन एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन इज़ मोर रिएक्टिव दैन सोडियम आयन. सो सिमिलरली टू कोएगुलेट ए positive soul such as ferric hydroxide, the coagulating power of different anions has been to decrease in order. देखो ये है आपका फेरोसाइलेट जिसके ऊपर जिसकी वैलेंसी उसके पास 4 है. फॉस्फेट आयन के ऊपर 3, सल्फेट आयन के ऊपर 2 और क्लोराइड आयन के ऊपर 1. तो इनका जो क्रम होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर का वो यही होगा जो दिया हुआ है. फेरस आयन, फॉस्फेट, देन सल्फेट एंड देन क्लोराइड. सो कोएगुलेशन और फ्लैकुलेशन वैल्यू क्या होती है? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ रिक्वायर्ड टू कॉज द कोएगुलेशन और फ्लैकुलेशन ऑफ ए सोल इज नोन एज फ्लॉकुलेशन वैल्यू. इसको क्या कहते हैं? फ्लॉकुलेशन वैल्यू कहते हैं. एंड द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड फ्लॉकुलेशन वैल्यू. ठीक है जी. ये डेफिनेशन का आप याद करेंगे. द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट ए कोएगुलेशन, यानी कितने
मिलीमोल्स की आवश्यकता हो रही है इलेक्ट्रोलाइट के उसको कोएगुलेट करने के लिए 1 लीटर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी फ्लैकुलेशन वैल्यू कहते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा आपका कोएगुलेटिंग वैल्यू और फ्लैकुलेटिंग वैल्यू इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएगुलेटिंग पावर। कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स कैसे बनता है? देयर आर 2 फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल्स। First one is the factors are the charge and the solvation of the colloidal particles. When these 2 factors are removed, a lyophilic soul can be coagulated. अगर ये दोनों फैक्टर हट जाएं, कौन कौन सा, चार्ज और सॉल्वेशन, तो लायोफिलिक जो सॉल्व होता है वो कोएगुलेट हो जाता है। एंड दिस इज़ डन बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके कर सकते हैं, और एंड बाय एडिंग सूटेबल सॉल्वेंट, और एक सूटेबल सॉल्वेंट को ऐड करके हम ऐसा कर सकते हैं। व्हेन सॉल्वेंट सच एज एल्कोहल एंड एसीटोन आर एडेड, अगर हम एल्कोहल और एसीटोन को ऐड करते हैं, ठीक है जी, लायोफिलिक सोल्स के अंदर, तो डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज अकर्स, तो वहाँ से वो क्या कर देगा, वाटर को रिमूव कर देगा, इसका मतलब उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अंडर दिस कंडीशन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन, यानी बहुत कम मात्रा के अंदर भी अगर इलेक्ट्रोलाइट हम उसके अंदर डालते हैं तो उसका कोएगुलेशन हो जाता है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज गोल्ड नंबर, प्रोटेक्शन ऑफ colloids and gold number. Lyophilic souls are more stable than lyophobic souls. Lyophobic soul can be easily coagulated by the addition of a small quantity of electrolyte. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, यानी मैंने lyophilic soul is added to any lyophobic soul, अगर हम एक lyophiलिक सोल को ऐड करते हैं lyophobic सोल के अंदर, it becomes less sensitive towards electrolyte, ये कम सेंसिटिव हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के प्रति। thus इस प्रकार लायोफिलिक कॉलोइड्स कैन प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ एनी लायोफोबिक सोल। अगर हमें उसको प्रिवेंट करना है तो हम ऐसा उसके साथ कर सकते हैं कि उसके अंदर लायोफिलिक कॉलोइड्स को ऐड करते हैं। एंड द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ डिफरेंट प्रोटेक्टिव लायोफिलिक कॉलोइड्स इज डिफरेंट, एंड द एफिशिएंसी ऑफ एनी प्रोटेक्टिव कॉलोइड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। उसको हम जिसकी प्रोटेक्टिव एफिशिएंसी होती है उसको गोल्ड नंबर के टर्म्स में हम प्रयोग करते हैं। एंड द गोल्ड नंबर, इस टर्म को जिगमॉन्डी ने इंट्रोड्यूस किया था टू डिस्क्राइब द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ डिफरेंट कॉलोइड्स। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वेट ऑफ द ड्राइड प्रोटेक्टिव एजेंट इन मिलीग्राम। किसका वेट? ड्राइड प्रोटेक्टिव एजेंट, किसके अंदर, वो भी मिलीग्राम में। which when added to 10 ml of standard gold sol, ठीक है, is just sufficient to prevent a color change from red to blue on the addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution is equal to the gold number of that protective colloid. ठीक है जी। and thus smaller is the gold number, higher is the protection action of protective agent। यह फॉर्मूला बन जाएगा आपका, प्रोटेक्टिव पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द गोल्ड नंबर। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, जैसे जिलेटिन है उसका गोल्ड नंबर होता है 0.005 to 0.01, और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होता है इसका, यह है हाइड्रोफिलिक जो वाटर को क्या करते हैं, लव करते हैं। जिलेटिन, सोडियम कैसिनेट, हीमोग्लोबिन और गम अरेबिक, इनके गोल्ड नंबर रेस्पेक्टिवली टेबल में दिए हुए हैं। सोडियम कैसिनेट का है 0.01, हीमोग्लोबिन का है 0.03 to 0.07, और गम अरेबिक का है 0.15 to 0.25। और हाइड्रोफिलिक जो वाटर हीटर या लिक्विड हीटर होते हैं, सोडियम ऑलिएट 0.4 to 1, गम ट्रैगेकेंथ 2, और पोटैटो स्टार्च इसका 25 होता है गोल्ड नंबर। ठीक है जी। आ गया था आपका ये कॉन्गो रॉबिन नंबर, ये इस बार आई थिंक आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है। इमल्सन भी आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, बस एप्लीकेशन ऑफ कॉलोइड्स को आप देखें, इमल्सन चलो इसको मैं वीडियो को आपको यहीं कंप्लीट करता हूँ। ये पार्ट मेरे को देखना भी पड़ेगा कि कॉन्गो रॉबिन नंबर और
इमल्शन, इसके इफ़ इमल्शन एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स को आप अपने से तैयार कर लेंगे, ठीक है जी। एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स इसमें रह गया है, अगर ये इमल्शन और एप्लीकेशन, अगर इमल्शन हुआ तो इमल्शन के ऊपर मैं एक वीडियो और एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स के ऊपर एक वीडियो और आपको प्रोवाइड करा दूंगा स्टूडेंट्स। यहाँ ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा आपका द सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट को आज के बाद हम शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, इसके PDF नोट्स भी इस बार मैंने आपको अवेलेबल करा दिए हैं। आप इनको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस में देख लें कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सा कंटेंट उस टॉपिक का है। जैसे इसका वही कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें तो सारा है। जैसे कैटलिस्ट इस टॉपिक से नहीं है और ये इमल्शन भी शायद इस टॉपिक में नहीं है, क्लियर। वैसे इमल्शन, तेल को पानी में मिलाएंगे तो इमल्शन बनता है, दो लिक्विड्स को आपस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो इमल्शन फॉर्म होता है, ठीक है। इसको आप भी खुद देख लेंगे, आसान टॉपिक है, कोई नहीं है। और एक रह गया आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, उसको भी आप खुद से स्टडी करेंगे। हाँ जी, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।